Hello and welcome to EduMiles Academy. So today we are going to discuss some important news articles from 3rd September 2022. So you can also join our WhatsApp group for more study materials. The link will be given in the description below. So the first article is about Glasnost and Perestroika. So this article is mostly about the political history of Russia. So this has recently been in news because of the death of the former Soviet leader Mikhail Gorbachev, who died at the age of 91 he died recently in August 30th. So now like after the death of the Russian leader, so these two terms have been in news. So we'll just try to learn what these terms mean, इसका meaning क्या है, क्यों use किया गया था, and this also can be asked in our examination. I'll tell you why very shortly. ठीक है. अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था. We have already, I think you all know about his death, which had taken place in the recent time. तो ये देखिए इनके डेथ के बाद ना जहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बाहर आया था कि नॉर्मली जब कोई लीडर का डेथ होता है, सो द कंट्री के जो भी ऑथोरिटीज़ है, दे ट्राई टू पे ह्यूज ट्रिब्यूट्स आफ्टर हिज डेथ. सो दे बेसिकली ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ रैलीज, और आप कह सकते हो कि सेरेमोनीज, और दे ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ मोर्निंग्स, है कि नहीं. लेकिन इनके केस में आफ्टर द डेथ ऑफ मिखेल गोर्बाचेव वी हैड सीन इन द न्यूज़ कि पुतिन ने क्या किया था, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है. सो व्लादिमीर पुतिन ने ही डिड नॉट अलाउ एनी स्टेट फ्यूनरल फॉर आफ्टर हिज डेथ बेसिकली. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ. सो दिस थिंग्स विल ट्राई टू लर्न about Gorbachev. All right. So now this article is very important for the civil services examination. Now, why is it important? ये इसीलिए important है because India shares a very significant tie with Russia. ठीक है. सो रशिया के साथ जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज है, सो ये स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज के कारण इंडिया और रशिया का, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एंड यू नो कि दिस मे बी आस्क्ड यहाँ पे जो टर्म्स है, सो ये टर्म्स से आ सकता है क्वेश्चन इन आवर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो मेंस में देखिए इन पेपर जीएस पेपर 1 में देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देयर इज अ पार्ट कॉल्ड द कोल्ड वॉर एरा. तो कोल्ड वॉर एरा अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है या सुना होगा तो यू शुड नो कि इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस. तो कोल्ड वॉर एरा से क्वेश्चन आ सकता है. एंड ऑल्सो इन द जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर्म्स अ पार्ट, उस एरिया से भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बेसिस में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. सो दिस आर्टिकल इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस और द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट एज वेल. ठीक है. सो नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एज आई टोल्ड यू दैट द डेथ ऑफ गोर्बाचेव हैज बीन मोर्न्ड बाय नंबर ऑफ वेस्टर्न लीडर्स. अभी देखिए ऐसा नहीं है कि इनका डेथ वाज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनीवन. His death, इनका जो डेथ है, इनका डेथ वाज एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय नंबर ऑफ वेस्टर्न लीडर्स. ठीक है. अ नंबर ऑफ वेस्टर्न लीडर्स ने इनके बारे में मोर्न किया है. यू विल फाइंड द ट्विटर इटसेल्फ अ नंबर ऑफ वेस्टर्न लीडर्स हैव मोर्न. बट इनका जो डेथ है ना, इट वाज नॉट मोर्न एट दैट लेवल, आप कह सकते हो, बाय मोस्ट ऑफ हिज कंट्रीमेन. ठीक है. रशिया का जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, मोस्टली उन्होंने यहाँ पे उनका जो डेथ है, सो डेथ को इतना मोर्न किया नहीं है. ठीक है. सो अब देखिए ही वाज मोस्टली प्रेज, इनको प्रेज क्यों करते थे. सो ही वाज मोस्टली प्रेज्ड बाय डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट एज ही ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द फ्रीडम एंड द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसएसआर. ठीक है. यूएसएसआर जो कि आपको पता होगा कि इट वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मॉडल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ था, ही वाज अ लीडर, आप कह सकते, ही वाज अ प्रोग्रेसिव लीडर हु एक्चुअली ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसएसआर. ठीक है. लेकिन ये जो आप कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, दिस डेफिनेटली वुड नॉट बी लाइक बाय द सोवियत रिजाइम. ठीक है. यू शुड नो कि यूएसएसआर व्हिच वाज टिल 1991, आप कह सकते हो कि इट वाज अंडर द सोवियत रिजाइम ओनली. तो सोवियत रिजाइम को ये जो चीज़ है, उनका जो ये आप कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव क्वालिटीज़ है, एट्रीब्यूट्स है, ये उनको पसंद नहीं आया था. सो इट इज़ बिलीव दैट द पॉलिटिकल रिफॉर्म, जो इन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए थे, तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही फाइनली इट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन द ईयर 1991. ठीक है. तो यूएसएसआर का बाद में जो डिसइंटीग्रेशन होता है, आप कह सकते हो कि अप टू सर्टेन मार्जिन, ये आपको आप कह सकते हो कि इट इज एट्रीब्यूटेड टू मिखाइल गोर्बाचेव. ठीक है. तो इसीलिए दिस वाज द रीजन व्हाई ही वाज मोस्टली हेटेड बाय हिज कंट्रीमेन. ठीक है. ही वाज हेटेड बाय हिज कंट्रीमेन बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ऐसा माना जाता है कि ही वाज द वन व्हिच सरेंडर्ड टू द वेस्टर्न पावर्स एंड फाइनली व्हिच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अर्स्टवाइल यूएसएसआर. ठीक है.
So now in order to learn about glasnost and perestroika, you should first have a little knowledge about Cold War era. So about the Cold War era, I have given this in DIY. DIY stands for do it yourself. So you should learn about the Cold War era because it is a very integral part of our civil service syllabus. So आपको ये Cold War era के बारे में अच्छी तरीके से जानना पड़ता है so that you will be able to answer any kind of question that has been asked from Cold War era. ठीक है. Now I'll just give you a brief information about this era, about the Cold War, so that हम इस ये जो दो टर्म्स है इसके बारे में हम जान सकें. ठीक है. सो देखिए कोल्ड वॉर जो है ना, ये कोल्ड वॉर एक्चुअली ये इंडिकेट करता है एक पीरियड को. ठीक है. नाउ दिस एक्चुअली इंडिकेट्स अ पीरियड वेयर अ सीरीज ऑफ वॉर्स वर टेकिंग प्लेस. इट डज नॉट रेफर टू एनी वन सिग्निफिकेंट वॉर बट इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ वॉर. बट दिस वॉर वेयर प्रॉक्सी इन नेचर. ठीक है. ये जो वार थे ना, नाउ दिस कोल्ड वॉर वाज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वार्स. अब प्रॉक्सी वार्स क्या होता है? प्रॉक्सी वार्स वो होता है जहां पे जो अपोजिंग पार्टीज है ना, दिस अपोजिशन पार्टीज जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते. देयर इज नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. इन प्रॉक्सी वार्स व्हाट हैपन इज दैट दे यूज सम डिफरेंट स्मॉलर कंट्रीज in order to आप कह सकते हो in order to propagate their propagandas, और आप कह सकते हो कि in order to propagate the war against the other nation. ठीक है. तो यहाँ पे द कंट्रीज डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट. तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रीज यहाँ पे डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं बट दे टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल नेशंस. तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्रॉक्सी वार्स थे, नंबर ऑफ प्रॉक्सी वार्स, इट फाइनली कंप्राइज्ड, इट फाइनली आप कह सकते हो कि कंबाइंड टू फॉर्म द कोल्ड वॉर. So this proxy wars यहाँ पे कौन लड़ रहे थे? Now this proxy wars were being fought by two major powers after the World War II, you can say, जो कि कौन थे? The first one is Russia on the eastern side and next one is USA on the western side. So USA was also supported by its allies like the Britain. Okay, so this countries Russia and US, now they were actually fighting this series of proxy war, and this era जो पीरियड है जहाँ पे ये प्रॉक्सी वार्स लड़ रहे थे, इसी एरा को कहा जाता है कोल्ड वॉर. और ये जो पीरियड है इट स्टार्टेड विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II एंड इट लास्टेड टिल द ईयर 1991. आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द ईयर 1991. यहाँ पे क्या हुआ था? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैड टेकन प्लेस. सो टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दिस एंटायर पीरियड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, बिकॉज देखिए वर्ल्ड वॉर II के बाद इट वाज कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड रशिया आप कह सकते हो, और यू कैन से यूएसएसआर, कि यहाँ पे कौन अपना इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करेगा. ठीक है. यहाँ पे कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेगा. तो इसी कारण से ये दो जो टीम है, दो पार्टीज यहाँ पे आपस में लड़ रहे थे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वार्स. नाउ दिस एंटायर पीरियड इज नोन एज वर्ड, इट इज नोन एज कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है. इस कोल्ड वॉर एरा के बारे में क्या क्या इवेंट हुआ था, सम ऑफ द प्रॉक्सी वार्स के बारे में जितना हो सके आप जान लीजिएगा, सो दैट यू आर एबल टू आंसर राइट आंसर्स, सो दैट यू आर एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम कोल्ड वॉर. ठीक है. अब ये जो कोल्ड वॉर है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर वाज नॉट जस्ट अ वॉर अमंग द कंट्रीज. कोल्ड वॉर जो है ना, इट वाज नॉट जस्ट अ वॉर अमंग द कंट्रीज बट इट वाज अ वॉर between the ideologies as well. Between what? Between the ideologies, between the ways of ruling as well. Because you should know कि after the World War II, यहाँ पे देखिए I told you कि USA and the USSR, they were trying to spread their influence across the world. ठीक है. तो they were trying to spread their influences through what? Through their ideologies. तो you should know कि यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में, the ideology that was being followed was communism. ठीक है. ईस्टर्न साइड में फॉलो हो रहा था कम्युनिज्म, और यूएसए और आप कह सकते हो कि इन द वेस्टर्न यूरोपियन पार्ट, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा था कैपिटलिज्म. ठीक है. तो दिस कोल्ड वॉर, दिस कोल्ड वॉर जो था, दिस कोल्ड वॉर वाज नॉट जस्ट अ वॉर among the countries, but it was also a war between two opposite ideologies, that is what? Communism and capitalism. Communism which was followed in the eastern part of the world, and capitalism which was followed in the western part of the world. Okay, so this is about the this was a little brief discussion about the Cold War. Now बिफोर लर्निंग अबाउट द टू टर्म्स, हम यहाँ पे ये जान लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं अबाउट गोर्बाचेव. बिकॉज देखिए गोर्बाचेव जो है ना, उनके लिए ना यू विल फाइंड मतलब ही इज एक्चुअली हैविंग टू काइंड्स ऑफ इंप्रेशन, और टू काइंड्स ऑफ यू कैन से टू काइंड्स ऑफ ऑपोजिट इंप्रेशंस ही वुड बी हैविंग. मतलब एक तरीके से ही वुड बी फेसिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव आप कह सकते हो कि पॉजिटिव you will find some kind of positive feedback would be there for him, and on the other hand you'll be finding some negative feedback for him. Positive in this sense, the positive feedback jo hai, it was coming from the western leaders, the pro democratic leaders. So those leaders were actually in support of
Gorbachev, but on the other hand, his own fellow countrymen, his own fellow countrymen who were mostly like pro-USSR, so those people were against the ideologies or the propagandas of Gorbachev. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I have shown here the two sides of his personality. तो एक तरीके से उनको जाना जाता था as a promoter of peace, ठीक है, as a harbinger of peace. ठीक है, on the other hand, he was also known as a coward. So he was known as a promoter of peace by the Western leaders, but he was known as a coward in his own region, in his own country. ठीक है, so इनको promoter of peace क्यों कहा जाता है? Why did the Western leaders call him as a promoter of the peace? अब इनको promoter of peace इसीलिए कहा जाता है because I already told you, he was a very significant person who caused the conclusion or the end of the Cold War. ठीक है, and it was also ended without any bloodshed. यहाँ पे कुछ भी खून खराबा नहीं हुआ था. इस तरीके से ये जो कोल्ड वॉर है ये एंड हुआ था. तो इसीलिए because he was successful in ending it in such a peaceful manner, so he was also awarded with the Nobel Peace Prize in the year 1990. So you know the Nobel Peace Prize are often awarded to people who are responsible for bringing about peace on a very larger scale. So you understand because Gorbachev was responsible for bringing about peace by ending the Cold War. This was the reason why he was also awarded with the Nobel Peace Prize in the year 1990. And this peace, ये जो peace है, he basically brought with the reformation that he brought. तो reformation उन्होंने दो तरीके से लाया था. एक हो गया Glasnost and एक हो गया Perestroika. तो ये Glasnost एंड पेरेस्ट्रोइका रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स से कि इनको कावर्ड क्यों कहा जाता है. अब इनको कावर्ड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ही एक्चुअली ये रशियन जो पीपल थे, ठीक है, जो प्रो यूएसएसआर पीपल थे, तो उनका ये मानना था कि ही नेवर इवन फॉट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और ही नेवर इवन फॉट अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. ठीक है, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने, ये जो गोर्बाचेव है, उन्होंने यूएस के सामने हियर एक्चुअली सरेंडर्ड. जो कोल्ड वॉर था ना, ये सरेंडर्ड टू दी यूएस. यहाँ पे ये कहा जाता है बिकॉज देखिए क्या हुआ था ना, अ नंबर ऑफ कंट्रीज, यू शुड नो कि बहुत सारा कंट्रीज इंटीग्रेशन से बना था यूएसएसआर, व्हिच एक्चुअली डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 1991. ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है, लाइक इन द पीरियड ऑफ 1989 के पीरियड में यहाँ पे क्या हुआ था, सम ऑफ द कंट्रीज हैड अ टेंडेंसी ऑफ सेपरेटिंग अवे फ्रॉम यूएसएसआर. बेसिकली दे हैड अ सेंस ऑफ liberty or pro-democratic features were being sparked in those places, in those countries. ठीक है, यहाँ पे जो provinces थे, इन provinces में the pro-democratic features were sparked, आप कह सकते हो, were sparked in those regions. ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, जब ये pro-democratic मतलब they were trying to get separated from the USSR. So when this thing was coming into light, तो ऐसा माना जाता है, it is believed that Gorbachev ने, he did not take any stand. He did not take any stand against those countries because अगर ये माना जाता है कि अगर वो ट्राई करते हैं, या if would have been used, आप कह सकते हो कि if he would have used a stronger measure, then definitely he would have been able to curb those tendencies. लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप या मेजर्स नहीं लिया for against those countries who were having those separatist tendencies. So finally ये माना जाता है कि now this actually fueled the aspirations of autonomy in the 15 republics. तो बाद में जाके ये क्या हो जाता है, जो 15 republics है वो disintegrate हो जाते हैं, और ये माना जाता है इसीलिए होता है because there was no interference or there was no high-handedness by Gorbachev. ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है ना, इट इज नॉट कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी हुआ था. इन द ईयर 1956 में हंगेरी में हुआ था, एंड इन द ईयर 1968 में ये चेकोस्लोवाकिया में हुआ था. बट देन उस टाइम में जो यूएसएसआर के जो लीडर्स थे, नाउ दे वर वेरी मच सक्सेसफुल इन कर्बिंग दोज रिवॉल्यूशंस, यू कैन से, इन कर्बिंग दोज डिसेंट, यू कैन से, बिकॉज दे, ये कैसे उन्होंने किया था, बाय सेंडिंग टैंक्स और व्हाटएवर मिलिटरी दे यूज्ड. ठीक है, लेकिन गोर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया था, तो इसीलिए दिस वाज द रीजन व्हाई ही वाज सीन एज अ कावर्ड बाय हिज कंट्रीमैन. ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म है दैट इज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, लेट्स फाइनली लर्न अबाउट इट. तो बेसिकली उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था एज रिफॉर्म्स. ठीक है, तो ये रिफॉर्म जो है, ये रिफॉर्म्स उन्होंने लाया था टू ब्रिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, तो यू शुड नो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस हो गया, सो दिस आर एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स है, एज आई टोल्ड यू कि दिस डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स वेर ट्राइड टू बी ब्रॉट अबाउट बाय
Gorbachev. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्रोका? सो पेरेस्ट्रोका मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग. तो उन्होंने क्या किया था, ही बेसिकली ट्राइड टू रिफॉर्म. ठीक है, ही बेसिकली ट्राइड टू रिस्ट्रक्चर द कम्युनिस्ट इकोनॉमी. तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम था, ही बेसिकली ट्राइड टू लिबरेट इट. ही ट्राइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओपन मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, into an open market economy. So this was the attempt which was made by Gorbachev, and this was what is known as perestroika. That is restructuring, मतलब conversion of the closed economy into a kind of market economy. And then glasnost. अब देखिए glasnost जो है, this term is very easy to understand. Glasnost is deriving from the term glass. Glass क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. So this term actually means openness. ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ओपननेस. सो ओपननेस कहाँ पे? ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड दिस बिगैन टू बेसिकली दिस आल्सो बिगैन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोवियत यूनियन. और यही ओपननेस, यही ट्रांसपेरेंसी से द फ्री movement of the press was also propagated. Okay, he also gave a free hand to the press so that they are also able to express their news and views in their way of choice. Okay. So this is about the glasnost and perestroika, which are related to the Cold War era and which was propagated by Mikhail Gorbachev. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, there is a prelims practice question which I have given from this topic. I want you guys to attempt this question, and if you know the answer, then I would request you guys to reply in the comment section. I'll discuss the answer in the next video. Now the next article is about the aspirational district program which has been started by NITI Aayog in the year 2018. अब ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है. अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इनको आइडेंटिफाई किस बेसिस पर किया जाता है? इस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस दैट दोज डिस्ट्रिक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर, यू कैन से फॉर द पुअर HDI. ठीक है, फॉर द पुअर HDI रैंक जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो HDI है, ठीक है, इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसमें रैंक काफ़ी लो है आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसीलिए ये माना जाता है कि देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस लो रैंक. तो इसीलिए यहाँ पे फोकस किया जाता है उन डिस्ट्रिक्ट्स पर, और ये डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वेयर द गवर्नमेंट वुड फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स लाया जाएगा सो दैट by the improvement of this of the parameters of this particular district, the HDI of India can be improved. I hope you got my point. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, सो व्हाट इज द करंट न्यूज? अब करंट न्यूज ये है कि नीति आयोग ने अभी क्या किया है, एक यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया है. अब इस रिपोर्ट में यहाँ पे द नीति आयोग हैज डिक्लेयर्ड हरिद्वार एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आई एम वेरी श्योर कि यू हैव हर्ड अबाउट दिस होली सिटी ऑफ उत्तराखंड, हरिद्वार. तो हरिद्वार को क्या किया गया है? इट हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. और ये जो बेस्ट जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, नाउ दिस हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स. ये 5 पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे. So as the news says, Haridwar district has secured the first rank. ठीक है, तो ये first rank किस में मिला है? In the basic infrastructure thing में मिला है. And because it has won this, आप कह सकते हो कि first rank, it has also been given an allocation, an additional allocation of rupees 3 crore rupees. ठीक है, 3 करोड़ रुपीस का यहाँ पे additional allocation भी दिया गया है to the district हरिद्वार. ठीक है, अब ये जो aspirational district program है, which was launched by नीति आयोग, तो यहाँ पे क्या किया गया है? जो आप कह सकते हो कि जो इवेल्युएशन होता है, या यहाँ पे जो इवेल्युएशन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट्स होता है ना, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का जो एनालिसिस है या इवेल्युएशन है, नाउ दिस हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 5 की पैरामीटर्स. तो यहाँ पे 5 की पैरामीटर्स मैंने आपको दे दिया है. दिस परसेंटेजेस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफन क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या यू कैन से फ्रॉम एनी इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग, बिकॉज नीति आयोग, यू शुड नो, इट इज द प्रीमियर थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो ये कुछ भी, एंड विच हैज ऑल्सो, यू शुड नो कि इन अगस्त, इन जनवरी 2015 it has
has also replaced the planning commission. तो ये कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव लाता है ना, so it forms a potential question for our upcoming examination. तो इसीलिए these parameters are important. आप इन parameters को जान लीजिएगा. For example, the health and nutrition, education, agriculture, finance, financial inclusion, infrastructure. तो ये सारा parameters देखा जाता है of the aspirational districts, और based on these parameters only ये बताया जाता है कि कौन सा सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है. तो इस बार का हरिद्वार ने क्या किया? It has performed in the best manner. ठीक है. So this aspirational district program, as I have told you, it was launched in the year 2018, और इसका aim क्या है? It is aimed at identifying the potential district. ठीक है. Potential district को identify यहाँ पे identify किया जाता है, so that they can be transformed into such district, या आप कह सकते हो into model blocks. यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह करके इनको मॉडल ब्लॉक्स में डेवलप किया जाएगा, सो दैट इट फाइनली लीड्स टू दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया गेटिंग बेटर. ठीक है. करंटली अगर आप मुझे पूछोगे तो करंट रैंक ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज. ठीक है. द HDI रैंक ऑफ इंडिया इज करंटली 131 आउट ऑफ 188 countries, which is very poor in nature. तो इसी को बेहतर करने के लिए such program has been launched by नीति आयोग. अब इसी के साथ रिलेटेड हम एक और न्यूज़ भी देख लेते हैं, which is related to our state अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. अब ये 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है. सो इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था रिसेंटली. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड climate change, Mr. Bhupinder Yadav, तो he basically visited a district in Arunachal Pradesh, namely Namsai. तो नामसाई में वो आए थे. तो नामसाई में उनके साथ he basically conducted some kind of meeting, some kind of session with the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Chawna Min, and it was also been graced by the MLA Namsai, MLA Teju. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे. तो इन्होंने डिस्कस किया था about what? इन्होंने डिस्कस किया था about how this यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से नामसाई इंप्रूव हो रहा है, या किस तरीके से द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इन नामसाई. ठीक है. ये किस तरीके से हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन वाज टेकिंग प्लेस. ठीक है. तो नामसाई क्यों? तो नामसाई क्यों मुझे आप बताओगे थ्रू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई टू आंसर, एंड लेट मी गिव यू अ हिंट हियर. There is only and only one aspirational district in Arunachal Pradesh. So answer this question in the comment section. Now the next article is about the upcoming Quad meeting. So it is in the news that the upcoming Quad meeting will be held in India. It will be held in New Delhi. So New Delhi is going to host the upcoming Quad meetings on September 5th to 6th, which will be attended by obviously the members of the Quad groupings. The Quad groupings is a grouping of 4 countries. तो कौन-कौन है यहाँ पे? US, Japan, Australia and India. So these are the 4 countries which forms a part of the Quad. Quad is basically, it stands for quadrilateral. ठीक है. Quadrilateral. तो I'll tell you कि यहाँ पे क्या-क्या, I'll tell you some details about it. But India यहाँ पे this meeting जो है अभी इंडिया में होगा. अब ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंट नेचर, ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस, एज इट इज द फर्स्ट मीटिंग after what? It is the first meeting after the recent Chinese aggressions in Taiwan. If you are following the news, then you should also know about the Chinese aggression that have been उनका जो military deployment है in the Taiwan region. तो इसी के response में this meeting is taking place. ठीक है. So this is the first meeting. This is the first high-level meeting we can say among the 4 countries that normally balances the Chinese aggression, the Chinese influence. So this meeting is going to be a significant one. और भी यहाँ पे बहुत सारे कुछ discussion होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे श्रीलंका को किस तरीके से हेल्प किया जाएगा इन रिकवरिंग देयर इकोनॉमी, या यहाँ पे बात किया जाएगा अबाउट द रिकवरी ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर द कोविड क्राइसिस. तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है इन द अपकमिंग क्वाड मीटिंग्स दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस इन न्यू दिल्ली. So what is Quad? So Quad basically stands for Quadrilateral Security Dialogue. तो ये Quadrilateral Security Dialogue is an informal है ये. ठीक है. This is an informal strategic dialogue between India, USA, Japan and Australia, as I've already told you the members. तो ये जो members है, now they basically conduct some kind of informal meetings, you can say, some informal sessions, you can say. There's a kind of dialogue. और ये जो dialogue है ना, ये dialogue is for what? Objective यहाँ पे कहा जाता है free, open and prosperous Indo-Pacific region. So the focus is what? To maintain and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region. So Indo ये तो हो गया यहाँ पे जो फॉर्मल लैंग्वेज वो यूज करते हैं, बट मेन अगर आप यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? टू काउंटर बैलेंस द एग्रेशन ऑफ चाइना.
ठीक है। तो चाइना का जो भी यहाँ पे एग्रेसिव पॉलिसीज रहता है, बस उसी को बैलेंस करने के लिए दिस ग्रुपिंग हैज बीन फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे देयर इज अनदर रिसेंट डेवलपमेंट दैट इज टेकन प्लेस इज दैट, तो ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद ही आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ इज आल्सो गोइंग टू अटेंड द SCO समिट। नाउ व्हाट इज SCO? SCO स्टैंड्स फॉर Shanghai Cooperation Organization Summit. So he is going to attend this summit. तो ये जो समिट है, नाउ दिस समिट इज, ये जो समिट है, ही इज गोइंग टू अटेंड अलॉन्ग विद द लीडर्स ऑफ रशिया, चाइना, पाकिस्तान, देन सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो ये जो मीटिंग है, दिस इज द फर्स्ट, ऐसे तो बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग्स हुए हैं, बट कोविड के बाद दिस इज द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग, ठीक है। कोविड के बाद, और आप कह सकते हो कि जो बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर है, तो उसके बाद दिस इज वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ अबाउट SCO, SCO इज बेसिकली अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी बस maintaining peace, security and stability in the region, which was formed in the year 2001, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स का नाम जान लीजिए, बिकॉज दिस ग्रुपिंग जो है G7, G20, SCO, क्वाड, ऐसे सारी ग्रुपिंग्स का जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो दिस SCO इज फॉर्म्ड ऑफ 8 मेंबर्स आर देयर, 8 मेंबर्स का नाम आप याद कर लीजिएगा। एंड based on this topic only, there is a question that has been given. If you know the answer, you should reply in the comment section. I'll come up with the answer in the next newspaper analysis. Now again another news about Arunachal Pradesh. So जो current Arunachal Pradesh Football Association की जो secretary है, that is Kipa Ajay. Now he has been elected as the new treasurer of the All India Football Federation. Now this is a very significant move, because this All India Football Federation is very significant body which controls, you can say, the football in India. तो इसीलिए this यहाँ पे उनका यहाँ पे treasurer बनना is a very positive sign for our state, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, so this news basically says the secretary of the Arunachal Pradesh Football Association, Kipa Ajay, now he has been elected as the treasurer of the All India Football Federation. So he has defeated his contestant. उनके against कौन थे? The president of the Andhra Pradesh Football Association was standing against him, but he defeated him with a very huge margin of 32/1 votes, ठीक है। तो you can say he has won a very huge margin. And there is another news that you should know from this same topic only. तो यहाँ पे देखिए, for the post of the president, ठीक है, जो AIFF है, तो इनका प्रेसिडेंट के लिए भी, प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए भी इलेक्शन हुआ था। अब इस इलेक्शन के पोस्ट में बाइचुंग भूटिया वाज देयर एंड देयर वाज अनदर पर्सन नेम्ड कल्याण चौबे। सो बाइचुंग भूटिया वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन एंड कल्याण चौबे इज नाउ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द AIFF, ठीक है। सो ही वाज अ मेंबर ऑफ द गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर थे वो। तो अभी करेंटली ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द AIFF बाय डिफीटिंग बाइचुंग भूटिया अगेन बाय अ वेरी ह्यूज मार्जिन ऑफ 33/1, ठीक है। एंड if a question comes about the vice president of the AIFF, it is N.A. Harris. And based on this topic only, another question has been given, a police practice question. If you know the answer, I request you to give your replies in the comment section. And now we'll discuss about the questions that we had given in the last newspaper analysis. So these were the questions that I had asked. So the answers are, as you can see, the answers are, पहला पूछा है कि which of the following INS carriers are operational. तो ये मैंने आपको कल बताया था। करेंटली अभी 2 ही ऑपरेशनल है, कल के बाद आप कह सकते हो कि अभी 2 ही ऑपरेशनल है। एक हो गया, पहले से था विक्रमादित्य और दूसरा है विक्रांत। तो the correct answer is Vikramaditya. So this both the carriers are currently operational, Vikrant and Vikramaditya. Very important piece of information. उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये पतंजलि ने कहाँ पे लॉन्च किया है? तो यू शुड नो कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर निकलॉक पे लॉन्च किया गया है। तो ये निकलॉक कहाँ पे? ये ईस्ट सियांग में है। So this was the answer from the last session. So this was all from my side for today. Thank you so much for joining in, guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.